Yes, good morning everyone. As we are discussing chemical properties of water, we started it yesterday. Amphoteric nature we have discussed, hydrolysis we were discussing about. Once again, I just want to let you know that water has a tendency to dissociate any ionic compound into ions. Ionic compounds को जब हम water में dissolve करते हैं, तो it actually takes apart all these ions of any ionic compound. और जब वो ions सेपरेट हो जाते हैं तो दे आर अट्रैक्टेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस ऑफ वाटर. वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसके जो पोल्स है एक्चुअली यू कैन से पॉजिटिवली चार्ज आयंस, हाइड्रोजन आयन वाटर के जो है वो आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव चार्ज को हाइड्रोलाइज करते हैं, एंड आयनिक कंपाउंड्स के जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द नेगेटिव चार्ज दैट इज OH आयन ऑफ वाटर. ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. इन जनरल अगर हम एक सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, सोडियम आयन सेपरेट आउट होंगे एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय OH आयंस ऑफ वाटर फॉर्मिंग NaOH, एंड क्लोराइड आयंस आर सेपरेटेड बाय हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर फॉर्मिंग HCl. बट एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो सॉल्यूशन में इस तरह से बॉन्डेड फॉर्म में रहते नहीं है, दे आर प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म. तो आपको एक सॉल्यूशन में आयंस विजिबल नहीं होते, दैट इज व्हाई यू सी अ क्लियर सॉल्यूशन व्हेन यू डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड इन वाटर. बट एक्चुअली दिस प्रोसेस इज हाइड्रोलिसिस. न्यूट्रल रहता है ये सॉल्यूशन बिकॉज दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. तो इन दैट केस इफ सम अदर सॉल्ट, जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सॉल्ट ऑफ सिलिकॉन when it is hydrolyzed in water, otherwise तो किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करो, एक बेस और एक एसिड बनेगा, सॉल्ट्स के लिए कंपल्सरी है. then it will form SiOH4. ये रिएक्शन अगर आपको याद हो तो पी ब्लॉक में 14th ग्रुप की प्रॉपर्टीज में भी है, बट यहाँ पर इस चैप्टर में उन्होंने SiO2 मेंशन किया हुआ है. एक्चुअल में SiO2 जो बनता है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में बनता है. तो either you can write in this way और डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखो, दिस इज द हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म ऑफ सिलिका, जिसको हम SiOH4 लिख सकते हैं, या फिर SiO2.2H2 you can write plus HCl. So in this way salts are hydrolyzed in water. किसी भी तरह का salt होगा वो acid और base form करेगा depending on the type of ions it has. ठीक है, और एक एसिड और बेस का कल मैंने आपको बता दिया था, एक और एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड. फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड जो P2O5 होता है, इट इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन दिस फॉर्म P4O10. व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस phosphoric acid. तो जनरली बेसिक ऑक्साइड्स या मेटालिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे फॉर्म acidic solution. Acidic oxide when dissolved in water they form acids, और अगर हम metallic oxides को dissolve करते हैं water में then they form bases. एग्जांपल इसका भी कल हमने डिस्कस किया. तो ये सारे जो रिएक्शंस है जिसमें आप किसी भी आयनिक किसी भी कंपाउंड को वाटर में जब मिक्स कर रहे हो तो या तो उसके आयंस अपार्ट होकर एसिड एंड बेस दोनों फॉर्म करेंगे, या फिर either acid or a base is formed depending on the type of compound which is dissolved. So this is a simple reaction which is termed under hydrolysis. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बुक में बेटा redox reactions की कैटेगरी लिखी हुई है वहां पे प्रॉपर्टीज के अंदर, बट वी कैन डिस्कस both type of nature of water as oxidizing agent as a reducing agent. Collectively you can say that redox reactions of shown by water. Firstly, oxidizing nature means water has a tendency to oxidize other species. Like when any metal is treated with water, क्या फॉर्म होता है? किसी भी मेटल की, आप रिएक्टिव मेटल्स की तो कर चुके हो 10th क्लास में रिएक्शंस. व्हेन अ मेटल इज ट्रीटेड विद वाटर, सोडियम का एग्जांपल ले लो, हाईली रिएक्टिव मेटल, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर और ओपन भी कर दो उसको एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म. तो सोडियम मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से, NaOH जो फॉर्म हुआ है उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन वाटर whereas water is getting reduced to hydrogen. So this is oxidizing nature of water. किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन दे सकते हो, बट जनरली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, अदरवाइज आपको वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, स्टीम से रिएक्शन करवा सकते हो. और कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं भी करते, बट मेनी मेटल्स रिएक्ट विद वाटर
either with cold water or with hot water to form metal hydroxide plus hydrogen gas. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन वाटर में जो +1 स्टेट में गेट्स रिड्यूस टू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. सोडियम इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर इट in sodium hydroxide it is in +1 state. Always remember ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन होता है. ये चीज तो याद है कि नहीं? It's quite simple now. अब आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन और किसी भी कंसेप्ट में नहीं जाना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो या गेन देखो, सिर्फ आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो. इफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज देन ऑलवेज ऑक्सीडेशन, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज्ड देन रिडक्शन. तो यहाँ वाटर का रिडक्शन हुआ है हाइड्रोजन में, तो जिसका अपना रिडक्शन होता है वो स्पीशीज. अब वैसे भी आप यहाँ देख रहे हो ऑक्सीजन अलग हो गया वाटर से और ये ऑक्सीजन इसने गेन किया, तो मींस वाटर इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू सोडियम. That means water is acting as oxidizing agent. So this is called oxidizing nature of water. Next is note कर लेना एक एक एग्जांपल हर एक रिएक्शन का. Next is reducing nature. हाँ जी, मेटल्स को तो ऑक्सीडाइज करता है वाटर, बट generally non-metals when they are treated with water, then water itself gets oxidized to oxygen. वाटर से ऑक्सीजन अलग होना वो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, वाटर से हाइड्रोजन अलग होना वाटर का रिडक्शन होता है. तो जनरली नॉट ऑल नॉन मेटल्स, बट एक जो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है फ्लोरीन, व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स HF plus O2. In this way you can say, ठीक है. तो इन दिस रिएक्शन, अदरवाइज इस रिएक्शन को दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो. ये HF इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता. बुक में आपके हाइड्रोजन आयन फ्लोराइड आयन अलग अलग भी लिखे हो सकते हैं, डजंट मैटर. आपको बेसिकली यहाँ पे ये शो करना है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वाटर इज ट्रीटेड विद फ्लोरीन व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो फ्लोरीन की टेंडेंसी है वाटर को ऑक्सीडाइज करने की ऑक्सीजन की तरह. बाकी नॉन मेटल जनरली नहीं शो करते. फ्लोरीन के साथ रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. तो हियर फ्लोरीन जीरो से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे फ्लोरीन का? यस बेटा यू टेल. थर्ड वन, मुझे एक तो मास में शक्लें भी नहीं पता लग रही. यस, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है फ्लोरीन का यहाँ पे? HF-. तो यहाँ फ्लोरीन इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 to -1. विच प्रोसेस? रिडक्शन. तो यहाँ पे वाटर हेल्प कर रहा है फ्लोरीन को रिड्यूस करने में. तो हियर इट इज शोइंग रिड्यूसिंग नेचर. और एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में पढ़ते हो, दैट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. CO2 plus H2O forming C6H12O6 plus O2. Here also water is getting oxidized to oxygen. कार्बन को रिड्यूस किया. कार्बन का रिडक्शन यहाँ पे कैसे शो करोगे? यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर विद ऑक्सीजन कार्बन विल बी हैविंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. अदरवाइज मीथेन होता है तो फिर माइनस में होता है कार्बन. ये आपको खुद डिसाइड करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख के. और यहाँ ग्लूकोज में ऑक्सीजन -2 स्टेट में है तो -12 भी हो गए, हाइड्रोजन +12. तो इन रैंडम अगर आप देखो तो एक जनरल आइडिया आप देखो तो कार्बन यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +4 से 0 पे जा रहा है, दैट इज रिडक्शन. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज. आप स्ट्रक्चर वाइज देखो तो जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अभी आपको वैसे सिलेबस में नहीं है, 6 कार्बन का चेन होता है ग्लूकोज में, एक तरफ OH और एक तरफ H लगा होता है. तो सेंट्रल 4 कार्बन एटम्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं ग्लूकोज में. फर्स्ट और लास्ट वाला +1 और -1 में होता है. ठीक है. तो इस तरह से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 0 है. ठीक है. तो हियर CO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज, water is getting oxidized to oxygen. Balancing तो 6 से हो जाएगी. So these two examples you can give for reducing nature of water. Next, last is hydrate formation. Hydrate formation एक्चुअल में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे. Just many salts have tendency to absorb water. जब आप क्रिस्टलाइज करते हो किसी भी सॉल्ट को तो उनके क्रिस्टल्स में कुछ वाटर एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेट फॉर्मेशन, जिसको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स या एनहाइड्रस सॉल्ट्स आप 10th में पढ़ चुके हो ना.
So that is a property, characteristic property of few ionic compounds, that they can absorb few water molecules during crystallization. तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रेट कहते हैं. और हाइड्रेट फॉर्मेशन में वाटर मॉलिक्यूल जब अटैच होते हैं किसी आयनिक कंपाउंड के साथ, आयनिक में भी पोलर मॉलिक्यूल में भी, जरूरी नहीं कि सिर्फ आयनिक हो, कोवेलेंट कैरेक्टर वाले कंपाउंड्स भी हाइड्रेट्स बनाते हैं. तो उस केस में वाटर 3 मतलब टाइप से बॉन्ड बना सकता है. एक तो नॉर्मली जो इंटरस्टिशियल स्पेस, कल भी आपको मैंने बताया था, सपोज एक आयनिक क्रिस्टल है जिसमें कैटायंस एनायंस इस तरह से अटैच्ड है, तो बीच बीच में जो स्पेस बचता है इसको हम कहते हैं वॉइड्स. तो इन वॉइड्स के अंदर अगर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो दैट टाइप ऑफ हाइड्रेट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्रेट, जिसमें वाटर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाता है. एक होता है नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अगर वाटर ऐड हुआ है, फॉर एग्जांपल आप कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्ट आप जो देखते हो, अदरवाइज अगर आप इसमें इसको हीट कर दो तो इट बिकम्स व्हाइट एंड इट टर्न्स टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. बट जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो मॉइस्चर से किया या वैसे आपने क्रिस्टल्स फॉर्म किए हैं, तो इन दैट केस आउट ऑफ दीज 5 H2O 4 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद वाटर. वाटर के पास एक लोन पेयर है, तो जनरली वाटर एक लिगेंड का रोल प्ले करता है. तो इस तरह से ये लोन पेयर डोनेट कर देता है. कॉपर बीइंग अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके पास d ऑर्बिटल्स में स्पेस है. ठीक है, तो जहां पर भी d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं कंपाउंड्स. तो एक कॉपर सल्फेट एक तरह का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. 4 वाटर मॉलिक्यूल्स तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है कॉपर के साथ, और सल्फेट आयन जो है उसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसके ऑक्सीजन के साथ. तो इन दैट केस यू कैन से हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल जब हाइड्रेट बनाते हैं कोई भी सॉल्ट, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल 3 टाइप से प्रेजेंट हो सकता है. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और उसके इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है. तो तीनों एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं. ठीक है, तो पैराग्राफ नोट मार्क कर लेना. एग्जांपल्स ही करने हैं बस, इसमें और कुछ नहीं करना, कोई रिएक्शन नहीं है. हाइड्रेटेड फॉर्म में BaCl2 डॉट H2O, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की फॉर्म में है हाइड्रेट्स. और अदरवाइज जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जैसे आयरन का भी बनता है, क्रोमियम का भी है Cr(H2O)6. एक्चुअली ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको चैप्टर है 12th में, वहां बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें वाटर अपने लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को. ये जो कंपाउंड्स हैं इसमें वाटर हमेशा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स के थ्रू ही अटैच्ड होगा. कल आप भी पूछे थे ना ग्रुप 7, 8, 9, वो बेसिकली उनके वाटर के साथ सॉरी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन तो होती है, बट वो जिस तरह के कंपाउंड बनाते हैं ना, वो ना तो आयनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं ना कोवेलेंट की कैटेगरी में, वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो उनके वहां पर हाइड्राइड आयन जो है ये भी इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो इट एक्ट्स एज अ डोनर. तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, बट वो मेटल्स अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो वो आयनिक या कोवेलेंट बिहेवियर वाले कंपाउंड नहीं होते. तो इसलिए उनको हाइड्राइड गैप की कैटेगरी में रखा हुआ उन तीनों ग्रुप्स को. ठीक है, बट अदरवाइज वो आपको रीजनिंग एज सच सिलेबस में नहीं है. तो ये हाइड्रेट्स क्लियर हो गए. जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हो. बाकी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में तो आपको लिथियम और बेरियम के एग्जांपल्स मिल जाएंगे इस ब्लॉक के. तो विद दिस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर ओवर. यूजेस तो वाटर के बेटा आपको डेली लाइफ में बहुत सारे आपको पता है, हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है वाटर. प्लांट्स के लिए भी, हमारे लिए भी, सारे लिविंग बींग्स के लिए सपोर्टिव एक सॉल्वेंट आप कह सकते हो. ठीक है, अदरवाइज इंडस्ट्रियल यूजेस भी पता है. तो एज सच वाटर के ज्यादा यूजेस आपको नहीं है सिलेबस में जो कॉमन डेली लाइफ में आप देख रहे हो. मेन जो है आपको अब वाटर का एक और टॉपिक हार्ड वाटर या हार्डनेस ऑफ वाटर. 2 टॉपिक ही मेन बचे अब चैप्टर में. H2O2 हटा दिया सिलेबस में से, और हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन H2 गैस की प्रेपरेशन और यूजेस, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग इज डिलीटेड. हार्डनेस ऑफ वाटर जस्ट इंट्रोडक्शन तो थोड़ा बहुत आपको पता है. कैन एनीवन टेल what is meant by hardness of water or what is meant by hard water? Hard, soft. Yes, Raghav. Immense source of calcium and magnesium are based in water.
Good. Calcium and magnesium salts when they are present in water. Do all calcium and magnesium salts cause hardness of water? Can they cause, like if water has कैल्शियम क्लोराइड के साथ साथ फ्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सारे सॉल्ट्स हार्डनेस नहीं कॉज करते. ओनली 3 टिपिकल सॉल्ट्स व्हिच कैन कॉज हार्डनेस, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की क्लोराइड्स एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स. ये 3 ही टाइप के सॉल्ट्स हैं जो वाटर में एक स्पेशल, यू कैन स्पेशल नहीं कहेंगे हम इसको. एक्चुअली क्या है, वाटर नॉर्मली जो हम घर में भी हमारे वाटर आ रहा है, जैसे वाटर वर्क से आ रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी सैंपल है वाटर का, इट ऑलवेज हैव डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, क्योंकि वाटर की टेंडेंसी है अपने अंदर सॉल्ट्स को डिसॉल्व करना. एंड जो रेन वाटर होता है, अगर किसी एरिया में कहीं भी पोल्यूशन नहीं है, अगर हम रेन वाटर को प्योर फॉर्म में कलेक्ट करें, दैट डजंट हैव एनी डिसॉल्व्ड सॉल्ट. बट व्हेन दिस रेन वाटर फ्लोज थ्रू सॉइल, अब आपको पता है अल्टीमेट वाटर साइकिल में रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो नेचुरल बॉडीज है जहां से हमें वाटर मिल रहा है, आता तो रेन के थ्रू ही है ना. तो अदरवाइज रेन वाटर इज प्योर विदाउट एनी सॉल्ट, बट व्हेन इट फ्लोज थ्रू द सॉइल, तो बहुत सारे सॉइल के अंदर आपको पता है जो वेदरिंग प्रोसेस चलता रहता है, उसमें बेसिकली कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, ये 3 आयंस ऐसे हैं जो सॉइल में, सी वाटर में, हर जगह पे प्रेजेंट रहते हैं. और इनके जो कंपाउंड्स हैं ये अपने आप वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यूरिंग दैट फ्लोइंग थ्रू दैट वेरियस वाटर. इवन रिवर का जो फ्लोइंग वाटर है, इट कंटेन्स मेजर अमाउंट ऑफ दीज सॉल्ट्स. जो सी वाटर है उसमें स्पेसिफिक ही होता है, बट रेन वाटर में ज्यादा हो सकती है बाइकार्बोनेट्स, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स वगैरह जो है वेदरिंग के थ्रू सॉइल में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये सॉल्ट्स अपने आप नेचुरली वाटर में मिक्स होते हैं. तो आपके घर में भी जो वाटर आ रहा है, थोड़ा बहुत वाटर वर्क्स में होते हैं प्लांट्स जिनके थ्रू थोड़े आयंस कम किए जाते हैं, बट स्टिल वी हैव 100% सॉफ्ट वाटर हमारे घरों में भी नहीं आ रहा. उसका एग्जांपल आप देख सकते हो, आपके घर में आपने न्यू कोई भी एक आर्टिकल वॉशरूम में रखा है, सपोज टैप है या शॉवर जो आप यूज कर रहे हो, या फिर जो वॉश बेसिन के पॉट्स वगैरह जो भी होते हैं, न्यू जब होते हैं तो इतने शाइनी होते हैं, बट विद इन फ्यू डेज उनके ऊपर स्केल फॉर्मेशन हो जाता है. तो वो जो स्केल फॉर्मेशन है, दैट इज ऑल दीज आयंस व्हिच गेट डिपॉजिट. और उससे भी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है घर के गीजर्स पे. गीजर्स आफ्टर 5-6 इयर्स ना, उनमें चोक हो जाती है पाइप्स, और समटाइम्स क्लीनिंग करवानी पड़ती है, कई बार उसकी रॉड को चेंज ही करना पड़ता है, क्योंकि जब वाटर को बॉईल किया जाता है जिसमें ये सॉल्ट्स हो, तो बॉइलिंग पे क्या होता है, ये जो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स है ना, ये बॉईल करने पे कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और कार्बोनेट्स जो है वो डिसॉल्व नहीं होता. कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल है. तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स वहां पर डिपॉजिट होते रहते हैं वाटर पाइप्स के अंदर की. क्योंकि गीजर का एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ कि वहां पे हीटिंग प्रोसेस चलता रहता है. नॉर्मली वाटर पाइप में हम हीटिंग तो नहीं कर रहे, बट स्टिल few salts get deposit in normal pipes as well. तो धीरे धीरे वाटर प्रेशर गीजर वाली टैप में कम होता जाता है. और कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल पानी आता ही नहीं, गर्म पानी, फिर हमें बुलाना पड़ता है, उसे क्लीनिंग करवानी पड़ती है. एक कॉमन डेली लाइफ एक्सपीरियंस है जो आप देखते होंगे. तो ये इस तरह की जितनी भी स्केलिंग जिसको हम कहते हैं, या जो भी बॉयलर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होते हैं, क्योंकि उनको हॉट वाटर चाहिए होता है, तो दे आर यूजिंग बॉयलर्स. बॉयलर्स में ये स्केल फॉर्मेशन का भी यही रीजन है. तो दिस हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्चुअली नॉट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. हेल्थ के लिए तो कैल्शियम, मैग्नीशियम के सॉल्ट सब यूजफुल है. तो अगर हम पीने में यूज कर रहे हैं तो हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा इस वाटर का. बट बेसिकली दिस वाटर इज वेस्टिंग एनर्जी, क्योंकि अब वो बॉयलर या गीजर ज्यादा अमाउंट में एनर्जी कंजप्शन करेंगे जब वो प्रॉपर फ्लो भी नहीं आ रहा उसमें. और मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ चुके हो 10th में, कि हार्ड वाटर जो है वो सोप की वेस्टेज करता है बहुत ज्यादा, बिकॉज सोप डजंट फॉर्म लैदर इन हार्ड वाटर. तो दिस इज द बेसिक डिसएडवांटेज और लिमिटेशन. बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो वाटर यूज करते हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं. तो दैट इज व्हाई इन मेनी लाइक वर्ल्ड में तो ये थ्रू आउट वो काफी सॉफ्ट करके देते हैं, बट हमारी कंट्री में अभी भी कई जगहों पर बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कॉर्पोरेशन उतना अच्छे से उसको नहीं करते, बट स्टिल दे आर डूइंग इट. बट अब लोग आजकल तो ट्रेंड हो गया ना, घर से अपने आप ही सबमर्सिबल पंप्स लगा लेते हैं हम लोग. तो दैट इज, अदरवाइज तो अलाउड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरफेस वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी डाउन जाता है. बट उस वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्ट होते हैं. अगर किसी के घर में वो वाटर यूज होता है तो आप देख सकते हो आपकी वॉशिंग मशीन में या आपके इवन क्लोथ्स में भी सोप के जो
बच जाते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट जिसको हम कहते हैं, वो मिल जाएंगे आपको। मतलब बहुत डिफरेंस आता है उनसे वॉशिंग करने में और नॉर्मल जो टैप वाटर है, क्योंकि टैप वाटर कॉर्पोरेशन थोड़ा बहुत तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन के बाद ही दे रही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ हार्ड वाटर कॉजेज वेरियस लिमिटेशंस इन आवर डेली लाइफ, बट हेल्थ को कोई हजार्ड नहीं है हार्ड वाटर का, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है हार्ड वाटर की? वाटर विच डज नॉट फॉर्म लैदर विद सोप। लिख लो ये डेफिनेशन थोड़ा सा। Water that does not form lather with soap is called hard water. Hard water is, yeah, hardness is caused by, hardness of water is caused by bicarbonates, sulfates and chlorides. Bicarbonates, sulfates and chlorides of calcium and magnesium ions. Calcium and magnesium ions dissolved in water. हार्डनेस जो है बेटा वो दो टाइप्स की है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। ये भी हेडिंग लिख लो, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस का पता हमें लगता है आपने कभी घर में वाटर किसी भी कंटेनर में बॉईल करके, नॉर्मल टैप वाटर, फिल्टर्ड नहीं, जो आपके घर में आरओज लगे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को फिल्टर कर रहे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से जनरली सॉल्ट्स जो है वो उस कैंडल के अंदर रह जाते हैं जो फिल्टर कर रहा है वहां पे, और प्योर वाटर बाहर आता है। बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्ट्स वहां बचते हैं। तो अदरवाइज आरओ वाटर अगर बहुत ज्यादा टीडीएस कम कर रहा है, टीडीएस होता है कि उसका मार्कर कि उसमें टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, टीडीएस का जो फुल फॉर्म है उसका परसेंटेज, वो अदरवाइज जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या हमारा जो हेल्थ डब्ल्यूएचओ के अगर हम रिकमेंडेशंस देखें तो वो 100 से अबव होना चाहिए अगर हम वाटर को यूज कर रहे हैं एज अ ड्रिंकिंग पर्पस। बट ये टीडीएस हमारे जो घर में फिल्टर्स लगे हैं ना, ये 80 से भी बिलो कर देते हैं। तो दैट वाटर इज एक्चुअली हमारी को हेल्थ हैजर्ड दे रहा है। वैसे प्योर कर लिया हमने, उसमें माइक्रोब्स हटा दी, सब कुछ कर दिया, बट जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, आयंस, कैल्शियम, सोडियम, ये सारे आयंस हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है बॉडी में, मोर ओवर बोन्स के लिए भी। तो ये सारे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब भी आपके घर में अगर कभी सर्विसिंग के लिए आते हैं ना उनके पर्सन, तो उनको बोला करो कि टीडीएस हाई रखें, एटलीस्ट 180 टू 100 के बीच। अबव रख सकते हो तो बेटर है, बट उससे बिलो नहीं होना चाहिए। 80 से बिलो तो बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा, फिर वही बोन्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इससे पहले जो सिस्टम आते थे उनमें आयन एक्सचेंज सिस्टम आता था। आयन एक्सचेंज सिस्टम क्या करता है, सिर्फ हार्मफुल सॉल्ट्स को हटाता है और उसमें सोडियम या कैल्शियम के सॉल्ट्स इंट्रोड्यूस करता है वाटर में, दैट इज बेटर। बट एक्चुअली रिवर्स ऑस्मोसिस इसलिए ज्यादा कॉमनली यूज हो रहा है क्योंकि वो माइक्रोब्स को बहुत अच्छे से फिल्टर आउट करता है जो आयन एक्सचेंज नहीं कर पाता। तो दैट इज व्हाई इट इज पॉपुलरली यूज्ड आरओस, ठीक है। तो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हम क्या करें, हमें आरओ वाटर नहीं यूज ना, क्योंकि उसमें बहुत कम अमाउंट में वो सॉल्ट बचेंगे, ठीक है। तो आपने नॉर्मल टैप वाटर को घर में बॉईल करो। बॉईल करने के बाद आप उस जिस पॉट में या यूटेंसिल में आपने बॉईल किया है उसके ऊपर एक लेयर मिलेगी आपको। वो लेयर जनरली शो करती कि आपके उस वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस है। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, दैट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स की टेंडेंसी है, अगर आपको याद हो 10th क्लास में रिएक्शन, व्हाई सोडियम कार्बोनेट एडेड टू बैटर ऑफ केक्स, इडली, जो भी हम घर में बना रहे हैं। तो रीजन क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स को जब हम हीट करते हैं दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे देमसेल्फ गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट्स। तो यही होता है जब हम बॉईल कर रहे हैं वाटर को, तो उसमें जो कार्बोनेट्स हैं जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है, वो डिपॉजिट हो जाता है उस वेसल के ऊपर जिसमें आपने बॉइलिंग किया है, ठीक है। उसी को हम स्केलिंग भी कहते हैं। बट ये आपको एक मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके घर में जो वाटर आ रहा है उसमें टेम्परेरी हार्डनेस है कि नहीं। तो टेम्परेरी हार्डनेस इज ओनली कॉज्ड बाय
bicarbonate ions and it can easily be removed by boiling water. आप water को simply boil करके उस hardness को remove कर सकते हो. तो इसकी definition भी यही है temporary hardness की. Write it. The hardness of water due to the presence of bicarbonate ions. Hardness of water due to the presence of bicarbonate ions of calcium and magnesium. Which can easily be removed by boiling. Which can easily be removed by boiling. Called temporary hardness. Right, next heading, removal of temporary hardness. Removal of temporary hardness में first method boiling ही है. I am only writing chemical equations. Statements आप खुद form कर सकते हो. Water को जब आप boil करोगे, then bicarbonates of calcium, CaHCO3 twice. Calcium bicarbonate gets converted into CaCO3 plus H2O plus CO2. CO2 गैस नॉर्मली एस्केप कर जाएगी थोड़े अमाउंट में, तो वाटर में मिक्स भी हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, अदरवाइज इट विल एस्केप आउट. कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड आउट. तो जो चीज प्रेसिपिटेट हो गई, पानी से अलग होगी, आप फिल्टर कर लो उस वाटर को बाद में, इट विल बी फ्री फ्रॉम दीज हार्डनेस कॉजिंग एजेंट्स. ठीक है. और दूसरा एजेंट है MgHCO3, magnesium bicarbonate. When it is heated or when water is boiled, एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है. मैग्नीशियम कार्बोनेट की जगह बनता है MgOH twice. MgOH twice जो बन रहा है, that is actually लेस, उसकी जो solubility है वो वाटर MgCO3 के कंपैरेटिवली कम है. मतलब दिस इज मोर इनसॉल्युबल इन वाटर. तो एक्चुअल में अपने आप केमिकल रिएक्शन में ये सेटअप हो जाता है कि यहाँ पर क्योंकि हमें रिमूव करना है, हीटिंग पे क्या होगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, कुछ अमाउंट में MgCO3 भी बनता है, बट एक्चुअली दैट इज मोर सॉल्युबल देन दिस. तो हमें तो रिमूवल करना है उसका बाइकार्बोनेट्स का, तो यहाँ MgOH को ट्वाइस लिखेंगे, व्हिच गेट्स प्रेसिपिटेटेड आउट बाय हीटिंग मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. H2O नहीं बनेगा, MgCO3. So in this way, bicarbonates are converted into precipitates of, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हो, on boiling hard water, bicarbonates get precipitated out to form insoluble carbonates or hydroxides. स्पेशली MgOH होल ट्वाइस ही बनेगा, कैल्शियम का नहीं बनता. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो काफी अमाउंट में सॉल्युबल है, which can be filtered out. Next, second method to remove temporary hardness is Clark's method. क्लार्क मेथड एक्चुअली साइंटिस्ट के नेम पे है जिसने मेथड दिया था ये. तो इसमें क्लार्क्स रिएजेंट जो यूज होता है दैट इज स्लेक्ड लाइम. तो इसमें स्लेक्ड लाइम डाला जाता है वाटर के अंदर, या लिखो इस मेथड के अंदर, slaked lime is added to hard water and in the process
the bicarbonates are converted into insoluble carbonates, which can be filtered out, are converted into insoluble कार्बोनेट्स, क्योंकि ये चीज सॉल्युबल है, इसको किसी भी तरह से इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो आप फिल्टर कर सको। तो जो चीजें डिसॉल्व्ड है वो तो निकलेंगी नहीं बाहर ना नॉर्मल फिल्ट्रेशन से। कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म हो रहा है दैट विल बी डिपॉजिटेड आउट। ठीक है, this is how temporary hardness can be removed from water by using either the simple boiling method और commercial large scale पे अगर ज्यादा अमाउंट में बाइकार्बोनेट्स है तो बॉइलिंग से बेटर मेथड होता है कि क्विक लाइन को ऐड कर देते हैं, क्विक लाइन या स्लेट लाइन। क्विक लाइन भी जब वाटर में जाएगा ऑब्वियसली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है CaO + H2O, तो कई बुक्स में आपको स्लेट लाइन की जगह क्विक लाइन भी लिखा हुआ मिल सकता है। सेम थिंग, लाइम ऐड करना है किसी भी फॉर्म में करो, वेदर CaO और COH ट्वाइस। Any doubt in this topic? Temporary hardness of water, why it is caused and how it can be removed. Next period we will go for permanent hardness.